रिक्वायरमेंट करके, लेकिन हम सबका दुर्भाग्य है कि उनकी आकस्मिक मौत के कारण हम उन सब कार्यों को नहीं कर पाए। और देखिए, दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी ये कि आज से 3 साल पहले मनीष सिसोदिया और एक भ्रष्टाचारी इस दिल्ली सरकार का विधायक धर्मपाल लाकड़ा उनके साथ जाता है, वहां नारियल तोड़ता है और कहते हैं हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को नया बजट देकर इसका कार्य शुभारंभ करने वाले हैं। लेकिन आज तक उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ नील गायें और बड़ी बड़ी कीकरों ने और पेड़ों ने अपना स्वरूप ले रखा है, उसके अंदर कोई भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा इस सदन के माध्यम से कि वहां पर जो उनका सपना है और जो हमारे प्रेरणा स्रोत है डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उनके नाम से नामकरण हो और वहां पर इस पूरे एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनकर, और जो मोदी जी का सपना है कि खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया, वो सपना साकार हो। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा। और तीसरी मेरी इस मुंडका विधानसभा की जो सबसे अहम और मैं कहूंगा एक लाइफलाइन, जो घंटों तक रेलवे लाइन के कारण रेलवे फाटक बंद रहती है, घेवरा से नरेला रोड के ऊपर हमें एक फ्लाईओवर चाहिए। और अभी पीछे पार्लियामेंट के अंदर हमारे सांसद ने इस मुद्दे को उठाया भी। और देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है, उस जानकारी के तहत मैं आपको बताना चाहता हूं, ROB/RUB नियर घेवरा LC 18, द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ROB at LC 18 was sanctioned in the year 2019-2020 with sanction cost of rupees 109.92 crore. Work was sanctioned on cost sharing basis with PWD. The proposal is with PWD official for further consideration and preparing the details of the project. लेकिन दुर्भाग्य है, केंद्र सरकार ने तो अपने हिस्से का पैसा दे दिया, लेकिन PWD के ना कोई सहयोग ना कोई NOC, जिसके कारण वो पैसा वापसी केंद्र सरकार के पास चला गया। तो आज मैं इस सदन के माध्यम से और आपसे और जो भी मेरे मंत्रीगण उनसे कहूंगा कि वहां पर दोबारा से उस काम को संज्ञान में ले और वहां जल्दी से जल्दी फ्लाईओवर बने, ताकि लाखों लोगों का आवागमन सुगम बने। आपने मुझे आज 280 के तहत बोलने का मौका दिया और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे 2 साल हो गए निगम पार्षद बने, लेकिन मुझे कभी बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सामने इतने भ्रष्टाचारी और ऐसे लोग बैठे थे जो सिर्फ इस दिल्ली को बर्बाद करने के प्लान लेके आते थे। और आतिशी जी उस सदन के अंदर हमेशा एक झगड़े का रूप लेकर आती थी। कई बार उन्होंने इशारे करके जो उनकी मात्र शक्ति है, और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी प्री पार्टी में और उनकी प्री पार्टी में यह अंतर है कि हमारा संगठन हमें संस्कार देता है और उन संस्कारों के तहत मेरी सभी मातृशक्ति मेरी बहन एक मर्यादा में रहती थी। लेकिन उनकी तरफ से जिस तरीके की गाली गलौज होती थी, लेकिन उस गाली गलौज को हमने भले ही सुन लिया हो, लेकिन जब जरूरत पड़ी और उनकी तरफ से किसी युवा ने कुछ कहने की जरूरत की हो तो हमने उसको ऐसा जवाब भी दिया और वो आप सबने देखा भी होगा। तो मैं उन भ्रष्टाचारियों को कहना चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा को बनाए रखें और दिल्ली के विकास के लिए मिलजुल कर काम करें। जय हिंद, जय भारत। श्री मनोज कुमार शौकी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे मेरे क्षेत्र नांगलोई विधानसभा के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक हैं उनके बारे में बात रखने का मौका दिया। और न केवल नांगलोई जाट विधानसभा में, मैं समझता हूं कि पूरी दिल्ली के अंदर जितने मोहल्ला क्लिनिक हैं उनके अंदर ऐसा ही काम हो रहा है। अभी आज विषय दोबारा से फिर आएगा, जब उस समय भी बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन ये सच्चाई मोहल्ला क्लिनिकों की है। ये एक नहीं अनेकों पिक्चरें हैं मेरे पास, जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर वहाँ पर गुंडागर्दी होती है, पशु भी घूमते हैं और केवल कागजों में पूरे विश्व के अंदर ढिंढोरा पीट करके इस सरकार ने, जो सरकार थी आपदा, उन्होंने केवल लोगों को ठगने का काम किया। मेरी आपसे ये प्रार्थना है,
हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी यहाँ बैठे हैं, ये भी इस पर हमारी चर्चा हुई थी तो काम कर रहे हैं। एक तो इस तरह के मोहल्ला क्लिनिक है कि जिसके अंदर डॉक्टर भी नहीं बैठते, और अगर कोई डॉक्टर जाता है तो केवल कोई दवाई दे दी तो एक आध गोली कोई खांसी की दे दी, कोई थोड़ा बहुत सिरप दे दिया, अदरवाइज ना कोई टेस्ट है ना कोई और चीज़ें हैं। बहुत सारे विषय हैं हेल्थ को लेकर के, और ये मोहल्ला क्लिनिक की एक बार जांच कराने की आवश्यकता है। मैंने पीछे आज से लगभग 3-4 साल पहले एक बार लगभग 500-600 मोहल्ला क्लिनिक जो इन्होंने बनाए थे, उनके ऊपर मैंने एक बार एक जांच करने का प्रयास किया था। बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जो किसी के घरों में चल रहे हैं, और अगर साथ वाले मकान को आप किराए पे लोगे या दोगे तो उसका किराया होता है केवल 5-7 हज़ार रुपये या 8-10 हज़ार रुपये। इन्होंने अपने उस व्यक्ति का जो जगह ली किराए पे, वो जगह 20 और 25 हज़ार रुपये महीना किराए पे ली। उनको फायदा पहुंचाने के लिए हमारे दिल्ली के टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको इन्होंने इस तरह से अपने लोगों में बांटा है। न केवल उनको किराए पे वो जगह लेकर के, बल्कि वो उसके अंदर जो लोग काम पे लगाए वो भी कोई क्वालिफाइड नहीं थे, उनको मन मर्जी उनको तनख्वाह दी, उनको पैसा दिया, और दिल्ली की जनता के पैसे को इन्होंने बर्बाद किया है। बहुत सारे विषय हैं और भी रखने होंगे, रखेंगे। आज मुख्य रूप से सेक्शन 280 के तहत मुझे यही विषय रखना था। आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सूर्य प्रकाश खत्री। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया क्योंकि विषय बहुत गंभीर है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष जी, पिछले 3 दिन से 280 के अंदर जितने भी मेरे सदस्यगण हैं, उन्होंने सभी की जो डिमांड है वो आज दिल्ली के अंदर पिछली सरकार के नाकामयाबियों की वजह से आज पूरी दिल्ली पानी की समस्या से त्रस्त है। घरों में या तो पानी आ नहीं रहा है, और दिल्ली के अंदर सभी जो हमारे सिस्टम है, सभी बड़े नाले वो सब जाम है। शिवरों का पानी आज सड़कों पे और घरों के अंदर तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली आज एक नरकीय जीवन जी रही है। और मैं आपसे इस सदन के सदस्यों के ब्याह पर आपसे आग्रह करता हूं कि पानी का जो हमारी समस्या है, नालों की समस्या है, सीवर की समस्या है, डीसिल्टी की समस्या है, डीसिल्ट की, इसको लेकर मेरा आग्रह है कि आप एक दिन का विशेष सत्र, और मैं अपने माननीय मंत्री जी से भी कहूंगा कि एक दिन का सत्र हमारा बुलाया जाए सिर्फ इसी विषय को लेकर। धन्यवाद। जो विषय सूर्य जी ने रखा है, इस पर हम सोमवार को शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन जो है वो आप अपना नोटिस दे दीजिए। मैं बता रहा हूं ना प्रोविजन रूल 55 में शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। श्री अजय महावर। धन्यवाद अध्यक्ष जी, 280 पर आपने बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से एक ज्वलंत इशू मेरे यहाँ का, जो आपने भी बहुत बार इस सदन में सुना होगा जब हम विपक्ष में बैठ करके मैं कहा करता था, वो है गामड़ी रोड का इशू। गामड़ी रोड के चौड़ीकरण को लेकर मैं लगातार सदन में इशू उठाता रहा हूँ, और उस सड़क का चौड़ीकरण को लेकर 2008 से, जब स्वर्गीय साहब सिंह चौहान जी सदन के मेंबर थे, तब से लेकर अब तक इस सदन में अनेकों बार सभी विधायकों ने आवाज उठाई है, और मैं लगातार 5 साल से वहाँ की ये लाइफ लाइन है, और लाखों लोगों का जीवन इससे प्रभावित हो रहा है। लाखों लोग रोज परेशान हो रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत सारी दर्दनाक मृत्यु हो रही है, क्योंकि वहाँ से एम्बुलेंस पास भी नहीं हो पाती। कभी यहाँ बहुत बसें चला करती थी। आज अगर मास्टर प्लान की बात करें तो 1967
और 2021 दोनों के मास्टर प्लान में यह रोड 100 फीट चौड़ा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ अतिक्रमण और अन्य कारणों के कारण यह आज 30 से 40 फीट की सड़क मात्र रह गई है। इसका संज्ञान लेते हुए 2018 में चीफ सेक्रेटरी दिल्ली ने एक कंपनी को हायर किया था, द रॉयल इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी को। मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, इस विषय का संज्ञान लेंगे। द रॉयल इंटरप्राइजेस नाम की कंपनी ने जो कि पूरी तरह से डिमार्केशन किया और वो नक्शा जमा करा दिया था चीफ सेक्रेटरी जी के ऑफिस पर। 2019 में यह जमा कराया गया। उसके बाद से अब तक लगातार इस इशू को उठाने के बाद भी और इस सदन में जब पिछले स्पीकर साहब से उनके कहने के बाद भी, जब आदरणीय कैलाश गहलोत जी उस समय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, इस विधानसभा के परिसर में भी मीटिंग बुलाई गई, लेकिन कुल मिलाकर 9 दिन चले 2.5 कोस, वो वाली कहावत चरितार्थ होती है। इसका अभी तक कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। सभी विभाग, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, रेवेन्यू हो, पीडब्ल्यूडी हो, एक दूसरे पर बॉल फेंकने में लगे हैं। लेकिन अंततः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पीडब्ल्यूडी विभाग को ही सर्वप्रथम इसका पूरी तरह से संज्ञान लेना होगा और बाद में रेवेन्यू के माध्यम से इसका रास्ता खुलेगा। आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी सदन में बैठे हुए हैं। इसके बाद का इनका करावल नगर रोड 100 फीट चौड़ा हो गया, लेकिन हमारा गामड़ी रोड का इश्यू आज तक भी पेंडिंग है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं और आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी प्रार्थना करता हूं, लाखों लोगों के जीवन के लिए आप इस काम को जरूर मुख्य रूप से लें, क्योंकि सदन में लगातार हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और लाखों लोगों का आशीर्वाद आप दोनों को भी मिलेगा, स्पीकर साहब को भी मिलेगा। आप इस पर संज्ञान लेकर के इसको जल्द से जल्द अधिकारियों से कहें कि इस पर संज्ञान लेकर के इसको जल्दी से जल्दी इसका मार्ग प्रशस्त करें। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। श्री संजय गोयल जी। जी आगे। आज तो सबसे पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष जी और माननीय उपाध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी, जो हमारे सभी साथी है, वरिष्ठ साथी है, उन सबका धन्यवाद भी करता हूं और उनको सबको बधाई भी देता हूं। और इस 8वीं विधानसभा सत्र में मुझे बोलने का मौका दिया पहली बार, और इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। क्योंकि अब सुबह जब देख रहा था लिस्ट में नाम नहीं था, मैंने कहा नाम आ ही नहीं रहा, क्या बात है, क्या भाग्य नहीं है हमारी साधना विधानसभा का। तो अब लगा कि आपके भाग्य, आपके आशीर्वाद से भाग्य साधना विधानसभा का है, पक्का है। ठीक है। क्योंकि देखिए समस्याएं बहुत है। पिछले 10 वर्षों के अंदर इस केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से दिल्ली को क्लस्टर में परिवर्तित कर दिया, दिल्ली को अव्यवस्थित कर दिया, उसमें हम सभी साथियों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हमको तो समझ में ही नहीं आता कि उसको कैसे करेंगे। हमारे माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कैसे इसको करेंगे, क्योंकि सभी जनता चाहती कि आज ही हमने वोट दिया और आज ही ये समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन हमने उनसे आग्रह भी किया है, लेकिन 2-3 समस्याएं ऐसी हैं, जैसे कि पानी और पीडब्ल्यूडी के नाले और सीवेज सिस्टम। पानी की समस्या तो भयंकर है, क्योंकि हमारे शाहदरा विधानसभा में 22 मिलियन गैलन वाटर पर डे की आवश्यकता है, लेकिन 10-12 मिलियन गैलन वाटर पर डे मिलता है, जो कि बहुत ही आधा ही मिल पाता है। और बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है, उसकी वजह से पानी का जो मिक्स है, सीवेज सिस्टम क्योंकि ओवरफ्लो रहते हैं, और जहां पानी की मोटर चलती है, क्योंकि सभी आज घरों में पानी मोटर के द्वारा ही पहुंचता है, बिना मोटर के सीधे सीधे सिस्टम में नहीं पहुंचता है। जिसकी मोटर पहले चल जाती है वो सारा का सारा सीवेज के पानी को अपने घर में आ जाता है, और वो एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि पानी की सप्लाई पूरी रहेगी तो मैं समझता हूं कि ये पानी जो कंटेम्पलेटेड पानी है, जो मिक्स पानी आता है, गंदा पानी है, वो समस्या समाधान हो सकती है। और दूसरा है कि जो सीवेज सिस्टम है, सीवेज सिस्टम के लिए मेरे अधिकारियों से जब मैंने एक्सीडेंट साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि जो सीवेज सिस्टम की जो मेन पाइप लाइन्स हैं, जहाँ पूरा जो छोटी छोटी लाइन्स के माध्यम से पानी आता है, सीवेज सिस्टम आता है, पिछले 10 वर्षों से उनकी सफाई नहीं हो पाई है। और वो सफाई के लिए एक बड़ी मशीन होती है जिसका एक 45,000 रुपये पर डे का किराया होता है। और मैंने कहा भाई कितना समय लगेगा, तो उन्होंने हमको बताया कि लगभग 4 महीने का समय शाहदरा विधानसभा की जो मेन पाइपलाइंस है, सीवेज सिस्टम है, उसको साफ करने के लिए लगेगा।
तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और बजट भी जल्दी पेश होगा, और हमारे जल मंत्री और पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर आदरणीय हमारे प्रवेश जी हैं, जो कि मेरे गुरुदेव, क्या नाम है, आपके लाइब्रेरियन रहे भगत सिंह कॉलेज में, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के सुपुत्र हैं, और क्योंकि मैं अभी भगत सिंह कॉलेज से ही पढ़ा हूँ तो उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा उस समय। तो मैं चाहूँगा कि वो इस के लिए एक सिस्टमेटिकली बजट के अंदर आपके बजट को प्रोविजनली फाइनेंस जितना चाहिए उसकी हमें करना चाहिए, बजट में प्रावधान करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में, क्योंकि देखिए नई पाइपलाइनें तो डल नहीं सकती, मैं भी समझता हूँ, क्योंकि सीवेज सिस्टम है या वाटर सप्लाई की जो इतनी पाइपलाइंस है वो लगभग कम से कम 50 साल के लिए डाली जाती हैं या कम से कम 100 सालों के लिए डाली जाती हैं, और उसको यदि नियमित हम सफाई कर पाएंगे, समय के अकॉर्डिंगली सफाई कर पाएंगे, तो आने वाले समय में जो पानी मिक्स होने की जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। दूसरी बात, पीडब्ल्यूडी के जो नाले हैं वो और जो सीवेज का जो आपके सिल्ट निकलती है वो उठती नहीं है, और ना उठने की वजह से यदि वो समय पर हाथगत उठ जाए, क्योंकि मैं निगम पार्षद रहा हूँ 2017 से 2022 में, और मैं डिप्टी मेयर भी रहा उस समय, तो हमने एक प्लान किया कि जो सिल्ट निकलेगी वो हाथगत उठेगी। पहले तो अधिकारियों ने मना किया, लेकिन हमने जब कहा कि ये साथ साथ उठेगी तो उठने के बाद में वहाँ की एक साफ सुंदर व्यवस्था भी रहती है, और डस्ट जो पॉल्यूशन होता है वो डस्ट पॉल्यूशन भी नहीं होता है। यदि इस बात को पूरी दिल्ली में यदि इसको लागू कर दिया जाए शारदा विधानसभा में, तो हमने अधिकारी से कह दिया है कि आपको 100% साथ के साथ उठाना होगा, नहीं तो ये काम नहीं चलेगा। इसीलिए ये इससे डस्ट पॉल्यूशन जो है, जो कि बहुत मात्रा में होता है, वो पर पॉल्यूशन एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, एयर पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन, उनमें से हम उसको कवर कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। तीसरी बात, पानी की समस्या, कुछ कॉमर्शियल आपके सबमर्सिबल पंप लगे हुए हैं वो 100% बंद होने चाहिए, और लेकिन जो घरों में पंप सबमर्सिबल पंप जो लगे हुए हैं वो चालू रहने चाहिए, क्योंकि पानी की व्यवस्था हम दे नहीं पा रहे हैं, और वहाँ हमारे एसडीएम कार्यालय से अधिकारी पहुंचते हैं और लाखों रुपए की रिश्वत मांगते हैं। रिश्वत दो तो ठीक है, चालू रहता है, नहीं तो रिश्वत नहीं दो, क्योंकि मैं समझता हूँ पिछले 10 साल के अंदर जो केजरीवाल सरकार है, भ्रष्टाचार का एक शासन रहा, उस शासन को हमको तुरंत बंद करना चाहिए। अभी गर्मियों का समय है, उन सब सबमर्सिबल पंप को अभी रोका जाए, कॉमर्शियल 100% बंद होने चाहिए, क्योंकि वो पानी को बेचते हैं, लेकिन जो घरों में पानी की आवश्यकता है उसको कहीं पर भी आपके तुरंत रुकना चाहिए। तो ये मेरे जो आपकी रिक्वायरमेंट है जो मैंने बताई है, मैं समझता हूँ 280 के अंदर आपने बोलने का मौका दिया, और लगातार बोलने का मौका दिया, क्योंकि आमने सामने बैठे हुए हैं। आशा है कि आप हमें समय देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री ओम प्रकाश शर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अबे मेरा लेना से नहीं रहेगा बेटा। अध्यक्ष जी, आपका ध्यान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ध्यान मैं केजरीवाल गैंग के द्वारा पिछले बहुत बड़े समय से पीडब्ल्यूडी में एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की ओर आपका ध्यान, इस सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। और माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग न केवल मेरी विधानसभा विश्वासनगर बल्कि दिल्ली के अनेक इलाकों में पीडब्ल्यूडी की रोड्स, जैसे कड़कड़डूमा चौक से लेके आईपी एक्सटेंशन जाने वाले पुल की साइड रोड, गगन विहार, कैनाल रोड, बालको अपार्टमेंट व अनेक क्षेत्रों में टूटी हुई बिल्डिंगों का मलबा, और मलबा 1, 2 या 50 ट्रक नहीं, 100, 200 ट्रक मलबा रात को डलता है। पुलिस को, पीडब्ल्यूडी को, संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सबका उसके अंदर मिलीभगत रहती है, और जब वहां पर 200 ट्रक मलबा गिरता है तो उठाने के नाम पर 500 ट्रक मलबा उठाने के बिल बनाए जाते हैं। हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट को ये कहा कि या तो यहां अपने लोगों की ड्यूटी लगाएं, यहां एक खास ऊंचाई पर यहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। आज सड़क, जो पोश एरिया की आधी सड़क, हम जब लोग सुबह रोज उठते हैं तो आधी सड़क बिल्डिंग के मलबे से भरी होती है,
और इसमें पूरा का पूरा तंत्र इसलिए शामिल है कि डालने वालों से पैसे लिए जाते हैं और जब उसको उठाया जाता है तो उसमें ओवर बिलिंग की जाती है। तो इसमें जो पूरी क्षेत्र की जनता, जो इससे पॉल्यूशन का भी होता है, ट्रैफिक में भी डिस्ट्रैक्शन होता है, तो इन चीज़ों को लगातार हम कहते रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर डिपार्टमेंट ध्यान नहीं देता है। मलबा उठाने के नाम पर 5-5 गुना अधिक बिलिंग होती है और इन सबको देखते हुए इसको रोकने की जगह कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट इनको प्रोत्साहित करते हुए नजर आते हैं। पीडब्ल्यूडी रोड पर कोई अवैधानिक अवरोध ना हो, इसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की है। मेरा निवेदन है कि उपरोक्त मलबा डालने वाले स्थानों पर कैमरे व अन्य सावधानी बरती जाए। वह इस अवैध मलबे के कारण सड़कों पर होने वाले अवरोध की जिम्मेदारी किसकी है, इसको तय किया जाए, चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके इस काम को रोका जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 280 में जिन भी सदस्यों ने भाग लिया उन सभी का अभिनंदन है। अब आइटम नंबर 2, मैं माननीय सदस्यगण आपके माध्यम से, क्योंकि आज सीएजी की दूसरी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जा रही है, लेकिन मुझे सदस्यों की तरफ से ही कुछ शिकायतें आई हैं कि रिपोर्ट जो आज टेबल की जा रही है वो कई समाचार पत्रों में उसके कुछ अंश देखे गए हैं। मैं मीडिया के सभी कर्मियों से ये स्पष्ट रूप से अनुरोध करूंगा कि वो इस तरह से सदन की गरिमा को से खिलवाड़ ना करें कृपया करके, और जो सदस्यों का अधिकार है सबसे पहले उस रिपोर्ट को देखने का, जिसको लेकर के इतना संघर्ष यहाँ पर आए हुए सभी सदस्यों ने किया है, लेकिन उसके बावजूद वो रिपोर्ट सदस्यों को नहीं प्राप्त हो पाई। और बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज सदन के समक्ष सदन की संपत्ति है, इन सदस्यों की संपत्ति है, सदस्यों का अधिकार है, इस सदन का अधिकार है, उसमें अनाधिकार चेष्टा, शायद उससे आहत हैं सदस्य, तो कृपया करके सदन की अवमानना से बचें और भविष्य में इस प्रकार की कोई भी कृत्य अगर सदन से किसी सदस्य द्वारा इस पर ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा तो फिर कार्रवाई के लिए सदन बाध्य होगा। इस पर क्या सदन, हाँ जी, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट को लेकर हम लगातार संघर्षरत रहे, हम कई बार मार्शल आउट हुए और आपके लीडरशिप में हम कोर्ट भी गए और ये सीएजी की रिपोर्ट पिछली सरकार के पास थी। अब वो जानबूझ के लीक कर रहे हैं, वो इस हाउस को भी बदनाम करना चाहते हैं, सदस्यों को भी नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए पहले ही वो मीडिया को दे रहे हैं ताकि सब कुछ लीक हो जाए और सब कुछ 3-5 हो जाए। तो आपको इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप पिछली सरकार में थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनमाने ढंग से चीजों को लीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, ये चिंता बिल्कुल सदन की जायज़ है जो आपके माध्यम से आई है। मेरा इसमें बस एक ही विचार में ये रखना चाहता हूँ कि मीडिया के पास पहुँचेगी तो मीडिया दिखाई देगा। बात यह है कि कोई ना कोई अधिकारी या किसी के द्वारा जरूर ऐसा हुआ होगा, उनको जरूर उनके संज्ञान में भी सदन के माध्यम से आए और अगर पता लगे तो फिर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जी, तरविंदर सिंह मारवानी। अध्यक्ष जी, सबसे पहले बात है कि ये रिपोर्ट गई कैसे बाहर, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति है ना, आम एमएलओ के पास तो रिपोर्ट आई नहीं, अभी किसी के पास भी नहीं आई है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि हमारे कागज जो है बाहर लीक हो रहे हैं, इस पे एक इंक्वायरी कमेटी बिठाओ एमएलओ की, और इस पे क्योंकि ये आज नहीं, ये चल पड़ा तो हर जो भी बजट लाएंगे अध्यक्ष जी, जो भी प्रस्ताव लाएंगे पहले ही प्रेस वालों को पहुंच जाएगा, तो फिर प्रस्ताव लाने का फायदा क्या होगा। इसलिए इस पे एक कमेटी बनाओ, ये क्योंकि छोटा मामला नहीं है, आगे बढ़ता बढ़ता बढ़ ही जाएगा।
तो मेरा तो निवेदन है कि 5-4 MLA की कमेटी बनाओ, इसमें इंक्वायरी बिठाओ कि ये गई कैसे और उसका तथ्य निकलना चाहिए। अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी। अध्यक्ष, मेरा भी यही कहना था कि कोई ना कोई अधिकारी अंदर मिले हुए हैं जिन अधिकारियों के माध्यम से ये रिपोर्टें लीक हो रही हैं, और ये बहुत ही गंभीर मामला है कि सदन में आने से पहले हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट को रखना है, उससे पहले सदन में इसका डिस्कशन होना है, वो सारा का सारा मीडिया में गया है, तो किसी ना किसी ने तो दिया, और जिसने दिया अगर आज इन पर कार्रवाई होगी, आज जिन ऑफिसर्स के बारे में पता चलेगा, तो ये चिन्हित करना चाहिए कि कौन लोग अभी भी उनको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहे हैं और सदन की अवमानना कर रहे हैं। देखिए, मैं सदस्यों की बात से सहमत हूँ, लेकिन उपलब्ध कराने वाला एक विषय है और छापना एक विषय है। जिसे उपलब्ध होती है वो उसको ये समझना चाहिए कि कार्रवाई तो छापने वाले पर होगी। तो आज हम कोई किसी प्रकार का कदम नहीं उठाएंगे इस प्रकार का, क्योंकि मीडिया का हम सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। लेकिन हम उनसे एक गुजारिश कर सकते हैं, उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि जब सदन चल रहा है और आज माननीय सदस्यों के समक्ष रिपोर्ट आनी है, और अगर टेबल पर आएगी तो जनता के बीच में जाएगी, लेकिन आप अनधिकार चेष्टा करके सदन की अवमानना से खेलना का प्रयास ना करें कृपया करके। और सदस्यों का अधिकार सदस्यों तक सीमित रहना चाहिए। सदस्यों के अधिकार से अगर कभी भी कहीं खिलवाड़ होगा तो मैं सदन के अध्यक्ष के नाते सदन को विश्वास दिलाता हूं कि उसमें रत्ती भर भी समझौता नहीं होगा। अब मैं सदन पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत की जाए। और श्रीमती रेखा जी इसको हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 3 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सदस्यों को वितरित की जाए। आज जो सदन के समक्ष जो रिपोर्ट पेश की जा रही है सीएजी की, उसका जो रिपोर्ट जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इस पर श्री हरीश खुराना जी। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेशन है, जो पिछली सरकारें, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हो, चाहे वो आतिशी जी की सरकार हो, उन्होंने तो पूरा नहीं किया, लेकिन मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज उन्होंने सदन के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर
सीएजी की रिपोर्ट सदन के ऊपर प्रस्तुत करी है। अध्यक्ष जी, हमारा हमेशा मानना रहा है भारत सरकार का कि हेल्थ इज अ वाइटल इंडिकेटर ऑफ ऑल ह्यूमन डेवलपमेंट, और भारत सरकार निरंतर राइट टू हेल्थ केयर हो और हेल्थ केयर एंड प्रोटेक्शन को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा है। और यही कारण है कि भारत सरकार हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले एक दशक से एम्स जैसे हॉस्पिटल हर राज्य में खुलते हुए आ रहे हैं, और बहुत कुछ भारत सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे मोदी जी इस पर कर रहे हैं। मैं उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी का साधुवाद करता हूं कि इतने इंपॉर्टेंट जो राइट टू हेल्थ है उसको लेके निरंतर वो काम करते आ रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर के ऊपर दिल्ली की सरकार, जो पिछली सरकार थी, दावे तो बड़े बड़े करती थी कि हमने शिक्षा क्रांति लाए, हम हेल्थ क्रांति लाए, कि हमने हेल्थ के अंदर एक रिवॉल्यूशन ला दिया। ये रिपोर्ट अध्यक्ष जी उनके इस दावे की जो पोल है उसको खोलती है, और जो उनके दावे हैं उसको तार तार करती है। अध्यक्ष जी, अभी मैंने एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ी, इस 240 पेज की रिपोर्ट को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे निश्चित तौर के ऊपर, लेकिन सरसरी तौर पे जो पढ़ा गया इसमें साफ दर्शाता है कि जिस प्रकार का इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं, वो निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इंगित होता है। रिपोर्ट के अंदर जो बताया गया कि 11 साल के शासन के अंदर दावे जो मर्जी करते रहे, लेकिन सिर्फ 3 हॉस्पिटल या तो बने हैं या उसको एक्सटेंशन दिया गया। ये है इस कैग रिपोर्ट की पहली सच्चाई। और हॉस्पिटल का जो इनमें बताया गया, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो शुरू तो कहीं और हुआ था, लेकिन खत्म दूसरी सरकार ने किया, लेकिन जो डिले हुआ वो 5 साल का डिले हुआ अध्यक्ष जी, और जिसकी वजह से जो फाइनल कॉस्ट ऑफ टेंडर है वो 314 करोड़ रुपए की उसमें वृद्धि हुई। अब वो क्यों वृद्धि हुई, किसके कारण वृद्धि हुई, ये तो सब जानते हैं कि जानबूझ के अगर प्रोजेक्ट को डिले किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार तो हुआ ही हुआ है, निश्चित तौर के ऊपर। ऐसे ही डिले बुराड़ी हॉस्पिटल के अंदर भी हुआ अध्यक्ष जी। 6 साल का डिले इस पुरानी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, निरंतर सरकार ने किया, जिसकी वजह से राजस्व को 41 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। ये इस रिपोर्ट में जो शुरुआती में हमने पढ़ा है उसमें दिखाया गया। एमए डेंटल जो फेज 2 का एक्सटेंशन हुआ वो भी लगभग 3 साल का डिले हुआ, और उसमें 26 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ राजस्व को, जो टोटल 3 हॉस्पिटल के अंदर ही 382 करोड़ 52 लाख रुपए का नुकसान अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, और जो दावे करती थी हम हेल्थ क्रांति लेके आए हैं। अध्यक्ष जी, कोविड के अंदर जब हम सब लोग अपनी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की जुगाड़ कर रहे थे, शर्म आती है जब ये रिपोर्ट को मैं जब पढ़ता हूं। इस दिल्ली की सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड आया था अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने जो कोविड के लिए दिल्ली सरकार को मदद की थी, उसका फंड भी अनयूटिलाइज किया। इस सरकार ने इस सीएजी की रिपोर्ट में साफ साफ बताता है अध्यक्ष जी। और ये वो सरकार है, आप याद करिए अध्यक्ष जी, क्या कहती थी कि ऑक्सीजन जो है हमारा कहीं और जा रहा है। किस प्रकार से उन्होंने एक दिल्ली के अंदर
क्योस पैदा कर दिया था कोविड के अंदर कि भारत सरकार की वजह से दिल्ली में काम नहीं हो रहे, दिल्ली में कोविड फैल रहा है। लेकिन जब ये रिपोर्ट अगर आप पढ़िए, एग्जीक्यूटिव असेंबली के अंदर भी है, लिम्सिम अमाउंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 24 करोड़ 67 लाख रुपया रिलीज किया, अध्यक्ष जी पूरा का पूरा अमाउंट अनस्पेंड रहा। ये है इस सरकार की कारस्तानी अध्यक्ष जी, और ये बातें बड़ी बड़ी करती है। डायग्नोस्टिक इंक्लूडिंग सैंपल ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, 371 करोड़ रुपया जो टेस्टिंग के लिए दिया गया अध्यक्ष जी, अनस्पेंड अमाउंट है 68 करोड़ 91 लाख। भारत सरकार के द्वारा भी जो अमाउंट दिया गया उसको भी स्पेंड नहीं किया। ये है इस दिल्ली सरकार की कारस्तानी। और यही खत्म नहीं होता अध्यक्ष जी, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेंस के नाम पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस हेड के तहत जो फंड दिल्ली सरकार को दिया, उसमें भी 52 करोड़ रुपए में से सिर्फ 30 करोड़ रुपया अनस्पेंड रहा। ये हालत है सरकार की। और जो ड्रग एंड सप्लाई, सैंपल सप्लाई, पीपीई किट जो पूरे देश को भारत सरकार ने सप्लाई करने का एक बीड़ा उठाया था, 119 करोड़ का जो फंड दिया उसमें से 83 करोड़ रुपया स्पेंड नहीं कर पाई भारत की सरकार द्वारा दिया हुआ दिल्ली की सरकार। ये हालत है दिल्ली की सरकार की हेल्थ क्रांति की कोविड के टाइम पे अध्यक्ष। और निश्चित तौर के ऊपर जब ये दावे करती है कि हमने हेल्थ क्रांति लाई, तो हेल्थ क्रांति के अंदर बजट तो अनस्पेंड नहीं होना चाहिए अध्यक्ष जी। निश्चित तौर पे जब आपने एक एलोकेशन किया है कि हम एक एक्स अमाउंट को खर्च करेंगे, दिल्ली का फायदा होगा, स्पेंड होगा, हॉस्पिटल बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये रिपोर्ट बता रही है अध्यक्ष जी कि लगातार 5 साल 2017 से लेके 2022 तक की जबकि रिपोर्ट है, लगातार फंड को लैप्स हुआ है अध्यक्ष जी। 2016-17 में 288 करोड़, 17 में 282 करोड़, 18-19 में 553 करोड़, 2020 में 466 करोड़ और 2020-21 में 191 करोड़ अध्यक्ष जी। ये हालत है इस दिल्ली की हेल्थ क्रांति की, सो कॉल्ड हेल्थ क्रांति। और ये वो चीज है जो हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ी होती है अध्यक्ष जी। इसके अलावा आपको याद होगा कि दिल्ली की सरकार ने जब अपना मैनिफेस्टो लेके आए थे तो कहा था कि हम दिल्ली के अंदर 32,000 नए हॉस्पिटल बेड बनाएंगे, 32,000 बनाएंगे। लेकिन 10 साल में अध्यक्ष जी आपको जान के हैरानी होगी, जब हम ये रिपोर्ट पढ़ते हैं तो 1235 सिर्फ बेड बढ़े हैं पिछले 10 साल के अंदर। यानी कि जो उनका रेशो है, प्रॉमिस का रेशो है, सिर्फ 3.5% उन्होंने काम किया है। बाकी का पैसा कहां गया, क्या हुआ, भ्रष्टाचार के अंदर ये गया, ये रिपोर्ट पूरी तरह इंगित करती है अध्यक्ष जी। जो इस रिपोर्ट के अंदर भी कहा गया कि इन्होंने 4 हॉस्पिटल्स को स्पेशल ऑडिट किया। जान के आपको हैरानी होगी अध्यक्ष जी और सदन को भी हैरानी होगी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल जो दिल्ली का सबसे प्रतिष्ठित दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, जब सबसे ज्यादा लोग इलाज कराने जाते हैं, वहां पे एक ओटी सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर की सर्जरी का डिपार्टमेंट ही फंक्शन नहीं है। ये है दिल्ली की सरकार। और जो वेटिंग टाइम है, अध्यक्ष जी किसी को जरूरत हो आज ऑपरेशन कराने की, आज ऑपरेशन नहीं हो पाएगा अध्यक्ष जी, 4 से 12 महीने लगेंगे। ये वेटिंग टाइम है इस सरकार, इस पूर्ववर्ती सरकार की हेल्थ क्रांति। यही चीज यहां नहीं रुकते हम सर अध्यक्ष जी, यहां पे 5 ईसीजी मशीन्स खराब है, 12 में से 12 ईसीजी मशीन 5 खराब है। 5 बिपैप जो ऑक्सीजन की सब मशीन्स होती हैं आईसीयू में नॉन फंक्शनल है अध्यक्ष जी। 3 ट्रांसपोर्ट मॉनिटर्स फंक्शन नहीं है आईसीयू के अंदर। ये इस जांच रिपोर्ट में सामने आया है अध्यक्ष, सामने आया। ऐसे ही राजीव गांधी हॉस्पिटल के बारे में भी ये चीज है, जनकपुरी हॉस्पिटल के बारे में भी चीज आई है, और चाचा नेहरू बाल विकास जो चिकित्सालय है उसके बारे में ये चीजें। और निश्चित तौर के ऊपर
जब ये बताया जाता है, मन को बहुत व्यथा होती है अध्यक्ष जी कि 27 हॉस्पिटल्स के में से 14 हॉस्पिटल में आईसीयू सर्विस नहीं है अध्यक्ष जी, 14 आईसीयू सर्विसेज, और ये बात करती थी सरकार हेल्थ क्रांति की। तो ये रिपोर्ट जब हम पढ़ रहे हैं, निश्चित तौर के ऊपर एक एक चीज को इंगित करती है, और मुझे लगता है कि जब ये पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर इस सरकार की सो कॉल्ड हेल्थ क्रांति की तो पोल खुलेगी। लेकिन जैसे लिकर पॉलिसी के अंदर, लिकर के अंदर एक भ्रष्टाचार सामने आया, जब हम ये पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे निश्चित तौर के ऊपर एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ ये इंगित करता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अशोक गोयल, श्री अशोक गोयल, श्री अजय महावर, धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज सीएजी रिपोर्ट की जो स्वास्थ्य के ऊपर ये रिपोर्ट सदन में रखी गई है, हम लगातार इस विषय को पिछले सदन में भी उठाते रहे, और जिस प्रकार से ये सीएजी रिपोर्ट अभी मैं सरसरी ढंग से देख रहा था, तो इसमें हॉस्पिटल्स की तो जो बात आई है वो आई है कि हॉस्पिटल तो इन्होंने खोले नहीं, लेकिन बिस्तरों की संख्या भी लगातार कम होती रही है। हर जिले में, हर हॉस्पिटल के अंदर जो बेड्स थे वो भी कम हो गए। ये मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर बड़ी पीठ थोपते थे अपनी। जो मोहल्ला क्लिनिक कोरोना के भारी संकट में कोरोना की टेस्टिंग तक उपलब्ध ना करा पाए, वो कैसी वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक की ये बात करते थे, इनको अपने मुंह पर शर्म भी नहीं आती थी। यहाँ पर रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों का जिक्र अभी हरीश खुराना जी ने किया। एम्बुलेंस की हालत इतनी बुरी है, जो इमरजेंसी एम्बुलेंस हो या कोल्ड वाली एम्बुलेंस हो, उसमें भी निरंतरता गिरावट आई है। एम्बुलेंस की संख्या में लगातार 2016 से लेकर 22 तक लगातार गिरावट आई है। ये बातें बनाते थे बहुत बड़ी बड़ी, ये कहते थे कि हमने इतना ज्यादा बजट शिक्षा और स्वास्थ्य में दिया है, लेकिन दिल्ली का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब कर दिया। वो पिछली बार एक बार अभय जी ने जिक्र किया था, एक व्यक्ति आया था खांसता पूरी दिल्ली को आज खांसने पर मजबूर कर दिया। आप इसमें सीएजी रिपोर्ट में जितनी भी चीजें, जितनी भी डिटेल्स हैं, उन सब में चाहे दवाइयों का मामला हो, आज इतना ही नहीं, जो पशुओं की दवाई का मामला है उसमें भी इसमें डिटेल से जानकारी है। यहाँ तक कि कुत्तों के काटने से जो रेबीज का इंजेक्शन लगता है वो भी उपलब्धता पूरे हॉस्पिटल्स में उपलब्ध नहीं है, उसकी भी ये सरकार संज्ञान नहीं ले पाई। जो शव गृह वैन उपलब्धता होती है उसकी भी उपलब्धता नहीं हो पाई। इस सरकार ने पिछले 10 साल में शव गृह वैन को भी मेंटेन करने में ये असफल रही, और जो सीटीएस के जो बेड़े थे, इनके पर्याप्त कॉल्स वाले एम्बुलेंस के साथ उसके अपेक्षित उपकरण और दवाइयां वो भी उसमें उपलब्ध नहीं थी। इनकी जो आहार विज्ञान विभाग है उस सेवा से भी ये इनकी पूरी की पूरी आप देखिएगा नहीं है। नमूना जांच जितने भी हुए हैं, जितने भी नमूने के जांच हुए हैं, उसमें भी आप देखेंगे, चाहे एलएनएच हो, चाहे आरजीएचएस हो, सीएनबीसी हो, जीएचएस हो, किसी में भी किसी भी मानदंड को ये पूरी तरह से नहीं मेकअप कर पाए, और ये अपनी पीठ खाली थपथपाते रहे, झूठ बोलते रहे, दिल्ली का बेवकूफ बनाने का काम करते रहे। लेकिन अब दिल्ली जाग गई है। मैं बधाई देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, मैं बधाई देता हूं कि इस पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जिन्होंने पहले ही इसमें सदन में इसको पेश किया है। इसमें बाल मृत्यु का भी जिक्र है। बाल मृत्यु भी लगातार इस सरकार के 2017-18 से अगर आप देखें तो 3.65% इसमें वृद्धि हुई है, और 21,870 बाल मृत्यु में
98 मामलों में इसमें गड़बड़ी पाई गई है। लेकिन इसके लिए भी पिछले दिनों राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है, कोरोना के बाद भी उसमें ऑक्सीजन की वजह से डिपार्टमेंटल जो मशीनरीज है उनकी गड़बड़ी के माध्यम से काफी लोगों की मौत हुई है। और आपको ध्यान होगा मोहल्ला क्लिनिक में गलत दवाई दी थी, जिससे कई सारे छोटे छोटे बच्चों की जो पैदा हुए थे और 5 साल तक के बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की मौत हुई थी, जिसके जांच के लिए भी आपको याद होगा अध्यक्ष जी, आप उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, यहाँ पर हम लोगों ने इस सदन में ही आवाज उठाई थी, उसके लिए भी आज तक ये सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। कुल मिलाकर के चाहे किसी भी विषय हो, स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह से अपनी पीठ थपथपाने वाली ये सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है। इसकी कोई भी, चाहे नर्सिंग की हो व्यवस्था और चाहे हॉस्पिटल की या मोहल्ला क्लिनिक की, हर विभाग में पूरी तरह से इस फेल सरकार की हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। और इसमें जो सीएजी रिपोर्ट में इसमें अनियमितताएं दर्शाई गई हैं और उस अनियमितता के पीछे जो भ्रष्टाचार छुपा है, चाहे वो नकली दवाई हो, एक्सपायरी डेट की दवाई हो, चाहे एक बार इन्होंने बात की थी मोटर बाइक एम्बुलेंस की, 15 मोटर बाइक एम्बुलेंस एक बार चित्र में छपा और करोड़ों रुपए के विज्ञापन छाप दिए, लेकिन वो दोबारा कभी दिल्ली की सड़कों पर दिखी नहीं। इस सवाल को हम खड़ा करते हैं और ये पूरी तरह से जिस क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के अनियमितता हुई है और भ्रष्टाचार के दायरे में आते हैं, मैं सदन से और आपसे गुजारिश करूंगा कि भ्रष्टाचार की व्यापक जांच हो और उन जांच से जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजकुमार भाटिया। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। साधुवाद की पात्र हैं दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी और उनका मंत्रिमंडल, जिन्होंने दिल्ली की पहली जरूरत हेल्थ को, कैग रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा है। अभी सरसरी तौर पर देखते हुए हेल्थ में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो स्टाफ, मशीनरी और मरीज, 3 बिंदुओं पर टिकता है और तीनों बिंदुओं में ही हिंदी के वर्जन पेज 22 पर जो अभी देखने को मिला है, चयनित अस्पतालों में कर्मचारियों की स्थिति, एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों की जो भर्ती थी या डॉक्टरों की जो जरूरत थी उसमें 50 से 74% के पद जो है वो रिक्त पाए गए हैं और ये हॉस्पिटल है RGCH, राजीव गांधी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जिसका सीधा नियंत्रण दिल्ली सरकार के अंतर्गत था। और पैरामेडिकल स्टाफ में भी 22 से 56% नियुक्ति पद खाली पड़े हुए थे, जिसका कभी भी भरने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। और सबसे चिंताजनक स्थिति नर्स, जो 24 घंटे उपलब्ध रहती है मरीजों के लिए, नर्सिंग स्टाफ में 73 से 96% तक की कमी यहां पर रिपोर्ट की गई है, जो आपके सामने इस तालिका में दर्शाई गई है। और इसके साथ साथ फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल, जिसका अभी जिक्र भाई अजय महावर जी ने किया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विशेष रूप से संकुल इलाके जरूरतमंद व्यक्तियों तक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मोटरसाइकिल का उपयोग फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल शुरू करने के लिए 2018 में मंजूरी दी और फरवरी 2019 से पूर्वी शादरा और उत्तर पूर्व जिलों को कवर करने के लिए तैनात किया गया था। लेकिन लेखा परीक्षा में पाया गया कि FRV बाद में स्टाफ की कमी के कारण 2020 में वापस ले ली गई थी। करोड़ों रुपया खर्च करने के पश्चात और करोड़ों रुपया विज्ञापन पे खर्च करने के बाद किसी भी मरीज को सहायता देने के लिए यह केवल दिखावा था और कभी भी इसका सदुपयोग नहीं हो पाया है। अस्पतालों में एम्बुलेंस में शवग्रहण और एम्बुलेंस सेवाओं की उपलब्धता पर भी गहन और सघन इस पे टिप्पणियां की गई हैं, जो खतरनाक है। सच्ची बात तो यह है कि पूर्ववर्ती सरकार दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी और इसके साथ साथ कोविड काल में भी उन्होंने दिल्ली की जनता को
बिलखने के लिए छोड़ दिया था। इलाज की कमी के कारण अनेकों मृत्यु हुई और इसको जो ये कमियां इसमें दर्शाई गई हैं, जो टिप्पणियां दी गई हैं, इसे संगीन मानते हुए इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि उनके कारण जिन मरीजों की मृत्यु हुई है वो स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, उसे हत्या की श्रेणी में लाकर इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। श्री ओपी शर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये कई बार लगता है ये कैग रिपोर्ट रामायण की तरह हम पेश कर रहे हैं, जिस तरह हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं। इस कैग रिपोर्ट को मैंने जो पढ़ा, जो देश और दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मोहल्ला क्लिनिक का है, इसका इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। वो मैं शर्मा जी आपको बताना चाहता हूँ, अभी पार्ट 2 भी है इसका। पार्ट 2 भी है, तो मैं बताया ना, पहले चाहिए था ना। हम तो इसे समग्र समझ के इसकी वो कर रहे हैं। तो इसमें कहना ये है, केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पे जो बहुत बड़ा बजट का हिस्सा प्रतिशत जो रखा, वो केवल इसलिए नहीं रखा कि जिससे जनता को इसका लाभ हो, वो बजट बढ़ाकर इसलिए रखा जिससे ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार का उनको मौका मिले। अभी इसको जितना देखा है उसके हिसाब से अभी मुझसे पहले फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल के विषय में बात हुई और ये विशेष रूप से ट्रांस यमुना शादरा के लिए किया गया था। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, ये फरवरी 2018 में इनकी घोषणा हुई। कभी ये मोटरसाइकिल, कभी ये एम्बुलेंस आई और कभी ये चली गई, और कहां चली गई इसका कोई उल्लेख सरकार के पास नहीं है। एसेंशियल ड्रग की अनुपलब्धता है। हेल्थ केयर फैसिलिटी, कोरोना के समय में केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया उसका दिल्ली सरकार पूरा उपयोग कर नहीं पाई। डीडीए ने भी जो जगह इनको हेल्थ सर्विसेज के लिए दी, उनका भी उपयोग ये नहीं कर पाए। इंफीरियर क्वालिटी की ड्रग जब जांच हुई तो इंफीरियर क्वालिटी की ड्रग पाई गई। जिन कंपनियों को अनेक प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, जैसे कि जैक्सन लैब, एक्यूलाइफ हेल्थ, सेंचुरियन लैब, मान फार्मा, उन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के साथ भी दिल्ली सरकार का संबंध रहा और उनसे लगातार उनको फायदा पहुंचाने के लिए उनकी दवाइयां लेते रहे। उनकी क्या पैरामीटर है, उनकी क्या जांच है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। नर्सिंग और अभी मुझसे पहले बताया 3-4 हॉस्पिटल में, नया हॉस्पिटल तो इन्होंने कोई बनाया नहीं। जिनका एक्सपेंशन कर रहे थे उनका बजट भी लगातार साल दर साल बढ़ाते रहे और आज भी वो एक्सपेंशन का कार्य पूरा नहीं हुआ है। पेशेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे नाम की कोई चीज पूरी दिल्ली के अस्पतालों में ये सरकार निर्धारित कर नहीं पाई। टीबी की दवा उपलब्ध नहीं है, रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, होमोफाइलिन के इंजेक्शन नहीं है, और गवर्नमेंट का जो स्टॉक रजिस्टर है वो अनुपलब्ध है। तो केवल और केवल बजट की बंदर बांट करना, यही दिल्ली सरकार का उद्देश्य रहा। इस सभी रिपोर्ट को देखते हुए ये लगता है कि जो दावा दिल्ली की सरकार वर्ल्ड क्लास हेल्थ का जो दावा करती थी, उसका गुब्बारा फूट चुका है। दिल्ली की तत्कालीन सरकार हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर जो गोल उन्होंने स्थापित किए थे उनको अचीव करने में असफल रही है। और तो और अस्पतालों में
ना तो फैकल्टी है, ना डॉक्टर है, ना दवाई है। बहुत से अस्पताल, खास तौर से मैं अपने यहाँ जो अस्पताल है उनकी बात कर रहा हूँ, जो जे क्लस्टर में जो गरीब लोग EWS के लोग हैं, उन महिलाओं को मैटरनिटी के लिए दर दर भटकते हैं और मैटरनिटी का जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। चाचा नेहरू हॉस्पिटल, जहां केवल बच्चों का इलाज होता है, वहां भी हाल बेहाल है। तो पूरी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने केवल लूट के अलावा और कोई सुविधा दी नहीं, और जितनी सुविधाओं की घोषणा की और उनके बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए, वो कब शुरू हुई और कब खत्म हुई ये ना जनता को पता है। इस कैग रिपोर्ट में जरूर लिखा गया है कुछ सुविधाएं 18 में चालू हुई, 20 में इन्होंने समापन दिखाया है। मुझे लगता है ना वो चालू हुई, और चालू होने के साथ केवल और केवल अपने विज्ञापन करने के अलावा इन्होंने कोई दिल्ली की जनता को हेल्थ सर्विसेज नहीं दी। और केवल हेल्थ सर्विसेज देने के अलावा जो केंद्र सरकार की ओर से जो मदद मिलती रही, चाहे वो कोरोना में हो, चाहे आयुष्मान में लोगों को मदद देने की बात हो, उसमें भी दिल्ली सरकार ने हमेशा अड़चन पैदा की, जिसका भुगतान दिल्ली की जनता को करना पड़ा। मैं ये समझता हूं कि आने वाले और दूसरे या तीसरे चैप्टर में मोहल्ला क्लिनिक जैसी चीज भी आएंगी, जिसमें वर्ल्ड क्लास हेल्थ घोटाला वो भी हम सब लोगों के सामने आएगा, और ये समझ में आएगा कि लोगों की जान की कीमत पर किस प्रकार इन्होंने फंड की आपादापी की, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को पैसा दिया, उनसे किकबैक वापस लिया, किस प्रकार नकली दवाइयां दी। हॉस्पिटल्स के अंदर आज ना इंस्ट्रूमेंट है, ना फैकल्टी है, ना डॉक्टर है, ऑपरेशन थिएटर में जरूरी औजार नहीं है, स्टॉक रजिस्टर नहीं है, जो एसेंशियल जो ड्रग है वो उपलब्ध नहीं है। तो अगर ये कुछ भी नहीं है तो फिर ये कैसी वर्ल्ड क्लास सुविधा के विज्ञापन देते रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन्होंने दिल्ली को, दिल्ली की जनता को शर्मसार किया है और केवल लूट मार के अलावा और कुछ नहीं किया है। धन्यवाद। सीएजी की रिपोर्ट पर यह चर्चा सोमवार को जारी रहेगी। माननीय सदस्यगण, विपक्ष की नेता सुश्री आतिशी जी, उन्होंने मुझे एक पत्र भी लिखा है और वो लगातार एक दुष्प्रचार कर रही हैं। मैं माननीय सदस्यगणों को वस्तु स्थिति से और स्पष्ट रूप से अवगत कराना चाहता हूं। मैंने कुछ चीजें कल बताई थी जो अगर सदन की अवहेलना होगी, सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है, और वो भी विशेष रूप से जब उपराज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उस दौरान जो गैर जिम्मेदार व्यवहार विपक्ष का रहा, उससे पहले जब माननीय सदस्यगण ओथ ले रहे थे, ओथ के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई, बधाई प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, उस दिन भी उन्होंने पहले ही दिन हंगामा किया और गैर जिम्मेदार व्यवहार किया। मैंने कल परिभाषा बताई थी सदन की, उसको थोड़ा मैं और एक शब्द, एक स्टेप और आगे आपको पूरा बता देता हूं, जिससे पूरे सदन को पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सदन का तात्पर्य विधानसभा से है, ये परिभाषा है सदन की। विधानसभा सदन का परिसर, सदन के परिसर का तात्पर्य विधानसभा, सभा कक्ष, दीर्घाएं,
विधानसभा सचिवालय के नियंत्रण में कमरे, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिति कक्ष, विधानसभा पुस्तकालय, विधानसभा वाचनालय, पार्टियों के कमरे, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान तथा उसकी ओर जाने वाले मार्गों से तथा उन स्थानों से भी जिन्हें अध्यक्ष समय समय पर निर्दिष्ट करें। ये मैंने कल तक बताया था आपको। अभी वो जो दुष्प्रचार कर रही हैं उसकी स्थिति भी स्पष्ट कर दूं कि देश में उनका कहना है कि कभी परिसर से बाहर नहीं किया गया है। उसके लिए रूल बुक का रूल 277 का पैरा 3 का भाग घ डी वो मैं पढ़कर बता रहा हूं, जो स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करता है। और इस दुष्प्रचार से लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट होगी कि उद्दंडता करो, झूठ बोलो, गुमराह करो और जनता को भ्रमित करो। अब ये जो रूल 277 का भाग जो पैरा 3 है उसका भाग घ डी में पढ़ रहा हूं। सदन की सेवा से निलंबित सदस्य सदन के परिसर में प्रवेश करने से और सदन और समितियों की कार्रवाइयों में भाग लेने से वंचित रहेंगे। फिर पढ़ रहा हूं। सदन की सेवा से निलंबित सदस्य सदन के परिसर में प्रवेश करने से और सदन और समितियों की कार्रवाइयों में भाग लेने से वंचित रहेंगे। यानी सदन के परिसर में प्रवेश करने से वंचित रहेंगे। आगे क्या कहती है? परंतु अध्यक्ष किसी निलंबित सदस्य को तदर्थ प्रार्थना किए जाने पर सदन के परिसर में किसी विशेष प्रयोजन के लिए आने की अनुमति दे सकेंगे। यानी कि परिसर से बाहर होना उनका ये रूलिंग का हिस्सा है। जब सदन से निलंबित होंगे तो सदन के परिसर से भी निलंबित है। और अगर उनका कोई विशेष कार्य ऐसा है जो वो करने के लिए आना चाहते हैं तो अध्यक्ष पर वो अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे और अध्यक्ष उनको विशेष प्रयोजन के लिए, पर्टिकुलर उस काम के लिए अनुमति देंगे और उसके बाद वो वापस बाहर चले जाएंगे। माननीय सदस्यगण, ये एक ऐसे सदन का गठन हुआ है जहां सदन की मान्यताओं का सर्वोपरि सदस्यों की भावनाओं का, सदस्यों की गरिमा का, सदन की गरिमा का ध्यान रखने का दायित्व इस चेयर का है। जो लोग भी सदन की गरिमा से खिलवाड़ करेंगे भविष्य में भी रूल बुक के अनुसार उसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी जो नियमों में दर्शाई गई है। इसलिए वो भ्रमित ना करें। और लोगों को मैंने हालांकि उनके उस पत्र का जवाब दे दिया है। उन्होंने पत्र का जवाब मुझे देने के साथ साथ उसको सार्वजनिक भी किया था, मीडिया को भी दे दिया था। इसलिए मैंने उनको उनके पत्र का जवाब दे दिया है और मैंने भी जो पत्र उनको लिखा है मैंने भी उस पत्र को सार्वजनिक कर दिया है। अब ये सदन की बैठक अगले 30 मिनट के लिए चाय के विश्राम के लिए स्थगित की जाती है। सदन पुनः 4:15 बजे बैठेगा।